बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जारी है। 2 दिन का खेल हो चुका है। 266 रन पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में बनाए हैं और अब भी 78 रन दूरी पर है पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज़ के पहली इनिंग के स्कोर 344 रन से बाबर आजम 86 पर नॉट आउट हैं और 107 रन बनाए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने ये स्कोर कार्ड आपके सामने है। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम के अलावा 55 रन बनाए जान उवैस ने और इमाम उल हक ने 14 रन की इनिंग्स के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग आपके सामने, साजिद ने 4, उबैद ने 2, अली ने 2 और बाकी 2 विकेट्स हासिल की उस्मान ने। उसके अलावा 12 स्कोर कार्ड आपके सामने। 78 रन पाकिस्तान की टीम अब भी दूरी पर है। इस विकेट में क्या तब्दीली हुई 2 दिन में आपने देखा, उस पर बात करेंगे। मेरे एक्सपर्ट्स आपके साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में। तनवीर अहमद साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और बड़े अच्छे तज्ज़ियाकार हैं। गुज़िश्ता 15-16 बरस से तज्ज़ियाकारी के मैदान में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक अल्लाह है, का लाख लाख शुक्र। खुश हैं? बहुत खुश हूँ। रात को सोए नहीं आप? बहुत अच्छी कल ही तो रात को ज़बरदस्त नींद आई है और आज अगर बाबर ने 100 कर दिया तो बहुत अच्छी नींद चले आई। ये अच्छा, अल्लाह करे बाबर भी 100 करे और हमारा जो अब्दुल्ला शफीक है वो भी रन्स करे, पाकिस्तान बरतरी हासिल करे। दूसरे मेहमान बड़े ख़ास हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ इंग्लैंड से ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए गो के कम खेले, लेकिन खेलने के बाद पाकिस्तान को मुख्तलिफ जहतों में इन्होंने सर्व किया। मुल्तान सुल्तान के मैनेजर भी रहे। उसके अलावा पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ भी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है 2019 के अवाइल में, उसमें कोऑर्डिनेटर बने। उसके बाद फिर पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे डायरेक्टर ये बने। डोमेस्टिक क्रिकेट को संभाला इन्होंने। बहुत सारी इनकी जहतें हैं। जूनियर प्रीमियर लीग, जूनियर सुपर लीग एक ज़माने में हुई थी, तो उसमें भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी थी। नदीम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नदीम भाई? वालेकुम सलाम, कैसे आसिफ? तनवीर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। नदीम भाई कैसे हैं? ठीक हैं। नदीम भाई आपसे शुरू करता हूँ। टेस्ट मैच में पाकिस्तान वापस आ चुका है, गिरफ्त अपनी मजबूत कर ली। बैटिंग के ऊपर बात करने से पहले थोड़ी सी बॉलिंग पे बात करूँगा। बॉलिंग में पाकिस्तान ने वही हुआ कि शुरू में आउट किए, फिर दरमियान में पार्टनरशिप लगी, उसके बाद आखिर में विकेट्स हासिल की। ये पाकिस्तान की बॉलिंग का ये मसला रहा है कि दरमियान में विकेट्स नहीं ले पाता। तो इसके हवाले से आपकी राय क्या है? हाँ बिल्कुल इसी तरह का एक ट्रेंड आसिफ नजर आता है कि 4-5 आप आउट करते हैं और उसके बाद एक पार्टनरशिप लग जाती है, कभी 5वीं विकेट पे, कभी 6ठी और कभी 7वीं पे। बहुत दफा इस तरह से ये, और असल में टेस्ट मैचेस यहीं से टर्न होते हैं। आप देखेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया से गिलक्रिस्ट जब खेलते थे तो वो 7वें नंबर पे आके उन्होंने कितने मैच टर्न किए। वो एक बड़े इंपॉर्टेंट जगह होती है, वहां पे हम विकेट नहीं ले पा रहे। तो वजह कोई ऐसी थी। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि आपके पास बॉलर किस तरीके के हैं। अब जाहिर बात है थोड़ा सा पेस अब वो नहीं है हमारे बॉलर्स की जो एक जमाने में होती थी। जैसे स्पेशली जो टेल एंडर्स को हमें आउट करने में प्रॉब्लम होती है, यॉर्कर्स है, बाउंसर्स है, इन स्विंगर, इस तरह की बॉलों पे टेल एंडर्स को जरा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारे बॉलर्स जाहिर बात है क्योंकि वो स्पीड नहीं है तो इस वजह से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आती है। ठीक है तनवीर, आपकी तरफ आता हूँ। ये प्रॉब्लम है काफ़ी अरसे से, और वेस्ट इंडीज़ की टीम 5वीं दफ़ा पहली इनिंग में 300 करने वाली टीम बनी है। तो ये इस मसले का हल क्या है, या क्या ये मसला क्यों होता है? देखें, जब आपकी जो रैंकिंग होती है, हमारी रैंकिंग 9वें नंबर की है इस वक्त। हाँ ठीक है, वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। हाँ ठीक है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी रैंकिंग 9वें नंबर की है। तो आपकी रैंकिंग जब ऊपर जाने लग जाएगी ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बॉलिंग तगड़ी आ गई है। फास्ट बॉलिंग अगर तगड़ी है तो ऑटोमेटिकली सोचने की ज़रूरत नहीं, आपकी रैंकिंग ऊपर जाने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप मैचेस जीतना शुरू हो जाएंगे। क्यों हमसे टेलेंडर आउट नहीं होते? टेलेंडर के साथ हमारे साथ बैट्समैन भी आउट नहीं होते भाई। कभी ना कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे आपके फास्ट बॉलर जिनके नॉर्मल पेस हैं वो नहीं आउट कर पाते, या स्पिनर्स ऐसे आपके पास आते हैं कि जहाँ पे बॉल ज़्यादा ब्रेक नहीं मिल रहा वो नहीं आउट कर पाते। जिस तरह ये जो वेस्ट इंडीज़ की विकेट हमें लग रही है इस टेस्ट मैच की, तो फिर उस पर क्या करेंगे आप? कप्तान कहता है कि यार बाउंसर्स की ट्राई करते हैं, कप्तान कहता है यार तेज़ बॉलर को लेके आओ 150 या 150 प्लस या 90 प्लस जो भी जाता है,
ठीक है, वो बॉलर लेके आओ, ठीक है, रिवर्स स्विंग करेगा, अंदर अंदर विकेट्स पे करेगा, मुश्किल डालेगा, बॉल लो भी रहेगा, प्रॉब्लम्स होंगी। लाइक हमने जिस तरह कल बाबर आजम को और अब्दुल्ला शफीक को बैटिंग करते हुए देखा, आपने देखा शमाज जोसेफ जब बाउंसर कर रहा था, दोनों बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं हाँ, थे। बाबर उसकी को वजह थी, बहुत अच्छा। उसकी वजह ये थी क्योंकि इवन पेस पे बॉल नहीं जा रहा था। इस पेस के साथ, जिस पेस से वो उसने 149 पे फास्टेस्ट बॉल की है, उस पेस के साथ अगर बाउंसर एक इवन नहीं आएगा तो बैट्समैन पैनिक हो जाएगा कि यार इसको मारूं ना मारूं, छोड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो उसमें फिर ये होता है कि बैट्समैन थोड़ा सा घबराया हुआ भी रहता है कि यार अगर इसको आगे आके खेलूंगा तो तेज बॉल कर रहा है, पीछे बाउंसर करेगा, मुझे लग ना जाए बॉल, तो मैं इसको क्या करूं। तो पेस बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से किमार रोज कभी 70 बॉलें खेल जाता है, वेरेकन 22-25 बॉलें खेल जाता है, या शमाज जोसेफ जो है वो 40-40 रन कर जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही है कि हमारे पास तगड़े फास्ट बॉलर नहीं है। अगर हमारे पास अच्छी तगड़ी फास्ट बॉलर हों, देखें, अगर आपके पास 2 अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर एक टेस्ट मैच में खेल रहे हैं और 2 बॉलर नया बॉल करने वाले हों अच्छे, मैं देखता हूँ आप टेस्ट मैचेस कैसे नहीं जीतते। नदीम भाई, बात तनवीर ने की बिल्कुल सही बात है। डोमेस्टिक के सीज़न मैं भी देखता हूँ जाके, डोमेस्टिक के आप डायरेक्टर रहे, ये बार बार जो सिस्टम तब्दील करते हैं, अब 20 टीम्स खेलेंगी अगला जो डोमेस्टिक सीज़न होगा, तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी टीम्स खेलनी चाहिए, अब क्या इस पे आपकी राय है? देखिए, एक अजीब सी बहस मैं अक्सर हमारे मतलब जो क्रिकेट के एक्सपर्ट है, फॉरवर्ड क्रिकेटर्स, उनसे भी सुनता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी बहुत है, बहुत ज्यादा है, उन्हें टीमें इधर टीमें ज्यादा होनी चाहिए, इसके नंबर ज्यादा होने चाहिए, पार्टिसिपेशन बढ़ानी चाहिए। देखिए, फर्स्ट क्लास एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें अगर आप देखें, मैं आपको सिंपल सी अगर एक बात बताऊं, आपकी 20 टीमें अब इस साल खेलेंगी फर्स्ट क्लास। आप मुझे बताएं कि 60 फास्ट बॉलर्स है, आपके 4 फास्ट बॉलर 150 के 140 के इस स्पीड पे कराने वाले नहीं है जो पाकिस्तान टीम में खेले, क्या 60 होंगे? जब वो 60 बॉलर देखें, अगर 3 बॉलर भी हर टीम में हो तो 60 बॉलर होने चाहिए ना 20 फर्स्ट क्लास टीमों में। तो आप मुझे बताएं कि अगर वो बॉलर आपके पास नहीं है तो जो सेंचुरियां बना रहे हो उस सेंचुरी की क्या अहमियत है, या क्या तैयारी आप कर रहे हैं उस डोमेस्टिक क्रिकेट से टेस्ट मैच में जाने की? तो ये बड़ा सिंपल सा है। अगर आपका स्टैंडर्ड, आपके पास उस स्टैंडर्ड के लोग नहीं है, यानी कि ना उस स्टैंडर्ड के बैट्समैन है ना उस स्टैंडर्ड के इतने बॉलर हैं, तो आप उस हिसाब से करें ना। आप मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 20 बॉलर हैं तो आपकी 6 टीमें होनी चाहिए ना, 7 टीमें होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 टीमें होनी चाहिए। 20 टीमें कैसे आप बना के फर्स्ट क्लास, और आप सोच रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे टेस्ट मैच क्रिकेट की, कैसे होगी? आप मुझे समझाएं। देखिए, जब हर टीम में 1-1, 2-2 मुश्किल से अच्छे बॉलर होंगे तो वो सेंचुरी की क्या अहमियत है? ठीक है, इसी तरीके से आप वाइस वर्सा बैट्समैन, आप मुझे बताएं कि 6 से मल्टीप्लाई कर ले 20 टीमों को, 120 बैट्समैन आपके पास ऐसे हैं जिनको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। आप भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तनवीर भी देखता है, कोई मुझे बता दे क्या हमारे पास 120 बैट्समैन हैं ऐसे कि जिनको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए? आपके पास 6 बैट्समैन के लिए आपको परेशानी रहती है हर वक्त। तो बात यह है कि देखें, दुनिया में कोई भी सिस्टम जो बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, उसको पिरामिड की शक्ल में बनाते हैं, ऊपर जाके मुश्किल होता जाता है। किसी भी कंपनी के 4 चेयरमैन थोड़ी होते हैं, एक ही होता है ना। तो बात यह है कि ऊपर जाके कम होता जाता है। एक फर्स्ट क्लास एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को अगर लोग आप मेंटेन नहीं करेंगे, उस स्टैंडर्ड के प्लेयर उस लेवल पे नहीं खेल रहे होंगे, पार्टिसिपेशन के लिए नीचे ना डिस्ट्रिक्ट है, रीजन से खेलते रहे आप। मैं मानता हूं कि किसी भी डोमेस्टिक सिस्टम में पार्टिसिपेशन के लिए जगह होनी चाहिए। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है जिसमें तकरीबन 100 डिस्ट्रिक्ट खेलती है। 100 डिस्ट्रिक्ट का मतलब 20 से मल्टीप्लाई करें, 2000 बच्चे तो ऑलरेडी नीचे खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट फ्रॉम स्टार्ट। तो ऊपर जाके कम होने चाहिए। तो हम ये 20 टीमें बनाने से, मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब वैसे मैं आपको सिंपल मैथ्स का हिसाब से भी आपको बता रहा हूँ कि क्या हम उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकेंगे। इस दफा आप देखें ना, PSL आपकी 8 टीमों की हो गई 6 से। आप 8 में देख लें स्टैंडर्ड किधर था, आपके सामने है। क्या वही 6 टीमों वाला स्टैंडर्ड था? क्या उसी तरह के बॉलिंग और बैटिंग की आपको परफॉर्मेंसेस नजर आ रही थी? कितनी जगह आपको लगा एक टीम बिल्कुल बॉटम से एंड में जो है ना वो 1-1, 2-2 मैच जीतते वो पहुंच गई फाइनल में। तो आप, क्योंकि आपको आउट ही नहीं कर पा रही ना दूसरी टीम, यानी कि टूर्नामेंट से आउट नहीं कर पा रही है। एक टीम अच्छी परफॉर्म करती है और दूसरे को आउट कर देती है क्योंकि मुकाबला ही नहीं है।
अब वो सब ही इतना स्टैंडर्ड नीचे चला गया ना, सिर्फ 8 टीमें करने से। तो ये सब कुछ आपके सामने है, उसके बावजूद जब लोग बात करते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। वो कहते हैं कि जी क्योंकि आबादी ज्यादा है। तो मैं कहता हूँ फिर चाइना की फिर 40 टीमें बना दे फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहां पे को, तो उसकी 40 टीमें बननी चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी तो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे नहीं होता। फर्स्ट क्लास एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड वो टेस्ट मैच से नीचे वो चीज है। फिर हम कहते हैं टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती ना कि आप उस गैप बढ़ाए जा रहे हैं ना, ब्रिज, आप उस गैप को ब्रिज करना है बिटवीन फर्स्ट क्लास एंड टेस्ट क्रिकेट। अब वो गैप आप अगर बढ़ा देंगे, अगर जो बच्चे फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे ही टेस्ट में सिलेक्ट होते हैं ना, अब मैं नहीं कह रहा कि वो खराब होंगे, लेकिन क्या उनकी परफॉर्मेंस की इतनी वैल्यू होगी कि वो इस तरह के बॉलर्स को खेल रहे हो? ठीक है 60वें नदीम नंबर भाई, का आप पॉइंट आ गया, बड़ा अच्छी तरह से आपने तफसील से बता दिया। आप इस टेस्ट मैच की तरफ तनवीर आते हैं। 2 बैट्समैन बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब्दुल्ला शफीक के आप खिलाफ थे कि इसको, नहीं, मैं खिलाफ नहीं था। आपने कहा है प्रोग्राम में नहीं, मैं खिलाफ कि नहीं उसको नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। मैंने खिलाफ, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस से पहले आपने कहा था। हाँ, मैंने ये मैं क्रेडिट आपको और मैंने साथ में ये भी बात बोली थी कि अगर आपने वेस्ट इंडीज़ जो ये लीग खेल रही थी, लाहौर कलंदर की टीम जो खेल रही थी अभी, अगर ये वहाँ पे था, उससे पहले आपने टेस्ट टीम में उसको सेलेक्ट नहीं किया था। ये जो हमारी टेस्ट टीम थी, ये वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के टूर के लिए सिलेक्ट हुई थी। तो आपने किस वक्त उसको सिलेक्ट किया? जब शान मसूद अनफिट हुआ, तो एज आ ओपनर या तीसरे नंबर की सूरत में आपने उसको सिलेक्ट किया। मैंने ये बात की थी, मैंने बोला था कि अगर वो इतना अच्छा प्लेयर इस सिलेक्शन कमेटी की नज़र में था तो वो फिर पहले ही सिलेक्ट हो जाना चाहिए था। बेशक शान मसूद होता या नहीं होता, आपको फिर सिलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी अगर उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 किया हुआ था, या पिछले साउथ अफ्रीका के लिए एक 57 की इनिंग खेली हुई थी, तो उसने आज भी इस टेस्ट में भी 100 की है। तो अगर आप ये समझते टेक्निकली इतना अच्छा प्लेयर था तो फिर आपको उसको सिलेक्ट करना चाहिए था। मैंने ये बात बोली थी कि अगर आप अब्दुल्ला शफीक को नहीं सिलेक्ट करते तो ऑलरेडी हमारे पास 3 ओपनर्स हैं, ठीक है, तो आप उसकी जगह कामरान गुलाम को ले लें या उरैरा को आप ले लें, ठीक है, उरैरा भी ऊपर के नंबर्स पे वो खेलता है, तो आप उसको ले लें, जिस पे मैंने बोला था कि यार उनका हक नहीं है कम बैक करने का। ये आप देख लें, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, बुरा प्लेयर है, उसको सिलेक्ट क्यों की नहीं करना चाहिए था। मैंने इस वजह से ये बात की थी। बाकी ठीक है, जो उसके अगेंस्ट थे उसने पूरा फ़ायदा उठाया उस चीज़ का, उसने समझा कि नहीं यार ये विकेट ऐसी है जहाँ पे मैं 100 भी कर सकता हूँ और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। और बाबर ने इसको किताबी कहा है, किताबी मतलब बुके। देखिए बाबर उसको इस वजह से ज़्यादा पसंद कर रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी उसी तरीके से खेलता है जिस तरह बाबर आजम की टेक्निक है। टेक्निकली दोनों अच्छे प्लेयर हैं। और आपको ये भी याद होगा, वो भी आप मेरा क्लिप चला दीजिएगा निकाल के, जिस पे मैंने 3 दिन पहले या लास्ट वीक मैंने बोला था कि आपकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली मैंने टेस्ट की बात की थी, आप हमेशा उस टाइम बड़े रन्स करेंगे, आप 500-600, जहां पे आपके टेस्ट क्रिकेट के अंदर 3 से 4 बैट्समैन टेक्निकली बहुत अच्छे होंगे, तब जाके आपकी टीम 500-600 रन्स करेगी। अदरवाइज बहुत कम होगा जो खुला डुल्ला खेल। देखिए ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जो सिलेक्शन खुले डुल्ले प्लेयर की, जो खुला 170 के करीब की, देखिए जो खुला डुल्ला प्लेयर खेलने वाला है ना, अगर आप उसको टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट करते हैं ना, तो सिर्फ आपकी एक ही सोच है, मॉडर्न डे क्रिकेट, बस खत्म। आप मॉडर्न डे क्रिकेट की सूरत में आप उस लड़के को टेस्ट क्रिकेट में लेके आते हैं, स्पेशली आप उसको ओपनर लाते हैं कि यार ये मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, खुला डुल्ला खेलो। वो चल गया तो उसने खुले डुल्ले रन करने और उसने तहस नहस कर देना एक सेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन जब आपने 500-600 रन करने हैं तो उसके लिए 2 से 3 टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने चाहिए। नदीम भाई, आपका ताल्लुक, क्योंकि आप जूनियर लीग के साथ भी आप रहे हैं, तो ये क्या आपने पिरामिड की बात की थी कि ऐसा होना चाहिए, तो ये जूनियर लीग का आइडिया कैसा था? ये ख़त्म कर दी एक ही सेशन के बाद, उसमें अच्छे लड़के आए थे, शामिल हुसैन था और भी लड़के हमने देखे थे उस लीग में। हाँ देखिए, बात ये कि लोग, हम एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि देखिए पाकिस्तान 3 फॉर्मेट्स में दुनिया में कॉम्पीट करती है। हमें बहुत ज्यादा लोगों को ये शिकायत थी कि जी बच्चों को जो है ना आप T20 क्रिकेट खिला रहे हैं, उनकी टेक्निक पे फर्क पड़ेगा। बट आपको अब अर्ली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा T20 के लिए कौन है, टेस्ट क्रिकेट के लिए कौन है और वनडे के लिए, क्योंकि आपने तीनों फॉर्मेट खेलने तो है ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये T20 में भी पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है, तो काफी लोग इसके अगेंस्ट है। और फिर मेरे ख्याल उसका खर्चा ठीक ठाक था, स्पॉन्सरशिप हमें उस तरह से नहीं मिली थी क्योंकि बहुत जल्दी में किया था।
बट अगर आप उसको क्रिकेटिंग उससे देखेंगे तो बहुत फायदा हो, उसमें काफी प्लेयर आइडेंटिफाई हुए थे और उसका स्टैंडर्ड भी काफी बेहतर था, चाहे वो फील्डिंग स्टैंडर्ड हो, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड हो, बहुत मेरे ख्याल से हमें करनी चाहिए वो चीज। मेरे हिसाब से वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल थी, हाँ फाइनेंशियली नहीं थी। और उसमें बड़े बड़े कोचेस भी आए थे। नदीम भाई इसमें जूनियर लीग की बात हाँ, कर रहे जूनियर हैं। अच्छा ये नदीम भाई दो छोटे छोटे से सवाल मैं आपसे करूंगा। अच्छा एक तो आपने ये जूनियर लीग की बात की ना, तो कुछ लोगों की सोच ये थी कि ये जूनियर लीग होने की वजह से पाकिस्तान में जो है ना वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की एज कम करवाने लग जाएंगे। एक चीज़ ये भी काफ़ी बातें होने लग गई थी। दूसरा एक सवाल ये अच्छा हो गया आज आप इस शो में बैठे हैं तो मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो इस वक्त मुझे चीज़ें नज़र आती, खुला डुला माहौल लगा हुआ है, खुले डुल्ले कोचेज़ आ रहे हैं, जिसने आना जाना है कोई मसला नहीं है, कोई रोक टोक मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आती। ये सवाल इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप डायरेक्टर थे कुछ प्लेयर्स आपसे नाराज़ थे, वो आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं कि जी ये नेट नहीं करने देते हैं, 2 साल हो गए हमें, ये 2 साल जो है मतलब जो करंट क्रिकेटर होगा वो आ सकता है एकेडमीज़ के अंदर, उससे ज़्यादा हो गया वो नहीं आ सकता। तो कुछ लोगों ने आपके ऊपर सवालात किए कि यार ये क्यों हमें रोक रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप जिस टाइम जो चीज़ें जिन चीज़ों से रोक रहे थे वो क्या चीज़ें थी? यहाँ तो खुला डुल्ला लगा हुआ, जो भी आ रहा जा रहा है, कोई मसले मसाइल नहीं है। हाँ, क्योंकि नदीम भाई ये सवाल इसलिए पूछा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों को वाज़ेह करता नहीं है, आपके हवाले से ये बातें थी तो तनवीर ने आपके सामने ये सवाल रखा। हाँ देखिए, बात ये है कि तनवीर, जब मैं गया हूँ तो मैंने एक एसओपी बनाई थी और वो बड़ी सिंपल सी थी कि इसके यूजेज की क्या एसओपी होनी चाहिए। देखिए हर इदारे की एसओपीज होती है, तो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें ये था कि दो साल के अंदर चाहे जूनियर लेवल से टॉप लेवल तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा वो फैसिलिटीज यूज कर सकता है। अब देखिए लाहौर में अच्छे खासे ग्राउंड है वैसे भी ना, तो अगर जो फैसिलिटी हमने बनाई है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर या आप उसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी कह लें या जो भी कह लें आप, जो एक बेहतरीन फैसिलिटी है, तो उनको यूज तो नहीं कोई करना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की टीम की तरफ जा रहे हो या पाकिस्तान टीम में हो या करीब करीब किसी परफॉर्मेंस की वजह से, इंजरी की वजह से बाहर हुए हो। तो हमने एक 2 साल का पीरियड रखा था। अब हमारे फॉर्मर प्लेयर जो काफी अर्सा पहले खेले हुए थे वो भी चाहते थे कि हम अंदर आके प्रैक्टिस करें, तो जो बच्चे आ रहे हैं आगे जिनका फ्यूचर है या जो खेल रहे हैं वो किधर जाएंगे? आपकी लिमिटेड ही फैसिलिटी है ना, आपने भी एनसीए देखा हुआ होगा, पीछे लिमिटेड पिचेस है ना, कोई ऐसे तो नहीं दुबई की तरह कोई 25 पिचेस एक साथ लगी हुई हैं। यहाँ तो आपके मेरे ख्याल से टोटल 8 पिचेस है, उसमें से भी हम 4 से 5 इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि बाकी वो थोड़ा साइड में हो जाती हैं। तो आपको उसको लिमिटेड करना पड़ेगा और लिमिटेड उन लोगों के लिए करना पड़ेगा जिनको आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में खेलने जाने वाले हैं, या जो प्रॉमिसिंग है, या फिर जो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं या वो रिसेंटली बाहर हुए हैं। तो ये सिंपल सी एसओपी थी, तो उसको मैंने ये किया है जरूर कि हाँ मैंने उसको फिर सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसमें नाराजगियां हुई हैं, लोग नाराज हुए हैं मुझसे, मुझे भी पता है, मेरे पास आते थे, लड़ते थे, सब कुछ है, लेकिन मैंने कहा ये एक एसओपी है, बस इसको आपने फॉलो करना है, हमने सबने फॉलो करना है। आप जिस दिन टीम में आएंगे आप आ जाइएगा एनसीए में आके प्रैक्टिस करने। अब अगर आप टीम में आ ही नहीं सकते, आपको रिटायर हुए 4 साल हो गए, तो मैं आपको कैसे इजाजत दे दूं कि आप इन बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें? तो ये सिंपल सी चीज। मुझे भी पता है वो कौन प्लेयर से जो वो असल में मसला पता क्या होता है, वो ये बहुत दफ़ा बहुत अरसे से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं ना कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाओ, बैठो, उठक बैठक करो, नेट सेशन तो करो, आपके ख्याल में वहीं सही से फैसला था नदीम साहब का? बिल्कुल, तो यही तरीक़ेकार होना चाहिए ना, यही तरीक़ेकार बस होना ठीक है। चाहिए इस कि पर भाई जो भी आता है वो एक एसओपी बनाता है ना। अभी जो मसले मसाइल चल रही है उससे पहले भी चीज़ें होती थी, हम तो जा चुके हैं ना नेशनल क्रिकेट एकेडमी। भाई ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी लड़कों का एक तरीक़ेकार होता था, यहाँ जाओ, सिलेक्टर भी आते हैं, उठो बैठो गपशप करो, नेट सेशन करो, उनके सामने अच्छी बॉलिंग करो, बैटिंग अच्छी करो, वो नज़रों में आएंगे, ओ जी कितना चंगा प्लेयर है, एनू ला दो पाकिस्तान टीम के अंदर खड़ा दो एनू। तो वो एक टैक्टिस होती थी कि एनसी के अंदर जाते रहो, वहाँ जाके अभी जो कुछ प्लेयर्स की मैंने भी बात की, ठीक है ना, या नदीम भाई भी कुछ प्लेयर्स की बात करें, उनका तरीक़ेकार ही यही था कि वो जाना ही इसलिए जाते थे। और वही प्लेयर अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिर नजर आते हैं, 24 घंटे वहां नेट कर रहे हो तो सब कुछ, हालांकि कोई काम धंधा नहीं है ना, उनको कोई रीजन सेलेक्ट करता है ना उनको कोई खिलाता है, सब उन्हीं लोगों का काम है। तो ये तरीक़ेकार है पाकिस्तान टीम में कम बैक करने का। ब्रेक का वक्त है, उसके बाद नदीम भाई आपकी तरफ मैं आऊँगा कि पाकिस्तान के जो अब डायरेक्टर हैं या पाकिस्तान के एनसीए में
बैटिंग कंसल्टेंट हैं या पाकिस्तान की कराची एकेडमी के साथ लगे हुए हैं या और किसी जिम्मेदारी पे वो सिलेक्टर्स भी हैं, इस हवाले से आपकी राय मैं जानना चाहूँगा एक ब्रेक के बाद। सिली पॉइंट में एक मरतबा फिर खुशामदेद। पाकिस्तान 266 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बना चुका है। हम बहुत सारी बातें करते जा रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि हमारे साथ तनवीर अहमद के साथ साथ नदीम खान भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली है। थोड़ा सा टेस्ट मैच की तरफ आता हूँ। अब्दुल्ला शफीक की तो आपने बात की, बाबर आजम 2023 के बाद से सेंचुरी बनाने के करीब आए हैं। करीब तो पहले भी आए हैं लेकिन आज लग रहा है कि सेंचुरी बना लेंगे वो। देखिए उम्मीद है। देखिए सीधी बात है, हमारी तो दुआ है, मेरे ख्याल में आपकी भी होगी। बिल्कुल है। पाकिस्तान के वो लोग, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो उसको लाइक करते हैं। मैं हेटर्स की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप दुआएं करें ना, वो तो वैसे ही उसके पीछे पड़े रहते हैं कि कुछ ना करे। और ठीक है, सुबह उठ के जब वो मैच देखेंगे वो तो सोचेंगे यार ये 100 ना करे, फिर हमारी जो है वो दुकान चमक जाएगी यूट्यूब के ऊपर। तो जो लोग बाबर को पसंद करते हैं वो तो ज़रूर दुआ कर रहे होंगे कि यार जो है इसको 100 करना चाहिए। बिल्कुल 100 करना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर, उसके अपने लिए बहुत बेहतर है, टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मेरी पूरी दुआ है कि अल्लाह करे कि बाबर आजम 100 करे। पूरे पाकिस्तान में मैं वाहिद बंदा था, जब इसको कप्तान बनाया तो सबने बोला था इसको कप्तान क्यों बनाया, ये प्रॉब्लम होगी। मैं वाहिद बंदा था, वो भी आप मेरा क्लिप निकाल के आप कल ज़रूर चलाएंगे इंशाल्लाह। अगर बाबर आजम ने आज 100 किया तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जब आप इसको कप्तान बनाओगे ये रन्स करेगा। प्रॉब्लम जब इसको हटाया गया था कप्तानी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं हटाया था वो, और बहुत से मसले मसाइल थे वो हम बहुत डिस्कस क्रिकेट बोर्ड ने पिछले क्रिकेट हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं उस चीज़ को। मैंने उस वक्त भी बोला था, और इस वक्त जब कप्तान बना था मैंने बोला क्यों ना कप्तानी ले वो प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ये रन्स करेगा, ठीक है। कप्तान होते हुए उसने प्रैक्टिस मैच में 100 की है, पिछले टेस्ट मैच में 58 की है। शायद उसका साथ देता वो भी 100 कर जाता पिछले टेस्ट मैच में भी, इसमें भी 86 है। अगर उसके नसीब में हुआ तो 100 कर जाएगा। अदरवाइज कैप्टनसी के बाद उसने सबके मुंह बंद कर दिए कि भाई कप्तानी के बाद मैं रन्स कर सकता हूं। तो और ये भी बता दूं, उसको खुद किसी ने बनाया तो होगा, खुद तो नहीं बनाना कप्तान। मतलब सिलेक्शन कमेटी करती है, चेयरमैन साहब को देखिए किसी सिफारिश करती है सिलेक्शन कमेटी, जो तरीका है देखिए बाद चेयरमैन साहब साइन करते हैं। देखिए सुन ले, किसी ने अगर बनाया होगा तो एक्सेप्ट करना इजी काम नहीं है, क्योंकि उसके पीछे लोग पड़े हुए थे कि यार तुम एक्सेप्ट नहीं करो, तुम एक्सेप्ट नहीं करो। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं तो मेरी तो उससे ना बातचीत होती है ना कुछ होती है, मैं उसको समझ चुका हूं। ये बात क्लियर उसके ज़हन को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूं, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता, वो क्या करना चाहता, क्या नहीं करना चाहता। आज तक बाबर से मेरी जिंदगी में कभी ना बात हुई, ना फोन नंबर है, ना कुछ है, ना उसने कभी ना मैंने किया। मैं इन चीज़ों के लिए उसकी सपोर्ट नहीं करता। मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और अड़ी में सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे लोग उसको ज़बरदस्ती जो है वो तंज मारते हैं, उसकी क्रिकेट पे बात नहीं करते, पर्सनल होके बात करते। तो मैंने अड़ी ली हुई है किस्म की। मतलब आपने देखा भी नहीं बाबर को, मतलब देखने से मुराद आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, क्रिकेट खेलते हुए देखा तो क्रिकेट की मुलाकात नहीं हुई। एक आध दफा किसी शादी में हुई थी, एक मोहब्बत, वो तो एक शादी में हुई थी, कहीं मुलाकात हो गई थी, वरना देखी मोहब्बत नहीं। मैं कोई ऐसी खैर चीज़ नहीं है, ये तो लोग समझते हैं। हम तो क्रिकेट के हिसाब से बात करते हैं। अगर आप मुझे कह रहे हैं अनदेखी मोहब्बत, तो मेरा तो सवाल उन लोगों से भी है कि जो उसको हेट करते हैं, वो तो पाकिस्तान का प्लेयर है, मतलब वो नफरत करते हैं, वो एक्सट्रीम नफरत करते हैं। वो लोग बाबर आजम से, पाकिस्तान के प्लेयर से एक्सट्रीम नफरत करते हैं, करते होंगे। ठीक है, कप्तानी में सबसे ज्यादा टेस्ट 100 उसके, कप्तानी में सबसे ज्यादा 100 उसके, कप्तानी में सबसे ज्यादा रन उसके, हर चीज टॉप पे जारी है उसकी। कप्तानी में एवरेज
सबसे अच्छा हो गया तो है बाबर। उसके बावजूद भी आप उसके पीछे लगे रहेंगे, तो फिर ये तो फिर मतलब आप जो सोचते हैं उसके बारे में तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भाई मुझे जो चीजें समझ आती है और अल्लाह का शुक्र है जो आज दिन तो तक सिलेक्शन कमेटी को भी क्रेडिट तो दे दो ना। जो आज सरफराज इस अहमद सिलेक्शन का, कमेटी असद को मैं शफीक का, नहीं, मैं बाबर कभी भी आजम क्रेडिट का, नहीं दूंगा मिसबाहुल हक इस सिलेक्शन का, कमेटी आखिर को, कप्तान उन्होंने मैं बनाया कभी भी भाई। नहीं दूंगा, मैं कप्तान कभी भी बनाने नहीं का दूंगा, क्रेडिट मैं तो कभी बनता भी नहीं है। दूंगा इस सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट। उस वक्त दूंगा जब ये सारे एक एक काम करेंगे, उस वक्त दूंगा। जब एक इंसान खुद ही नहीं फैसला कर पा रहा कि मुझे एक काम करना चाहिए, 10 काम करने चाहिए, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या सोच सकता है। जिस दिन ये एक एक काम करेंगे उस दिन मैं बोलूंगा हाँ यार आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, आपने जो फैसले किए बिल्कुल ठीक किए। ये 4-4 6-6 नौकरियों वालों को मैं कभी भी जो है वो सपोर्ट नहीं करूंगा। बाबर आजम के ऊपर बहुत प्रेशर था, ठीक ठाक किस्म का प्रेशर था, उसने इस प्रेशर में अपने आप को किया। और एक और चीज आज बता के चला जाऊं, नाराज होने वाले और लोग भी, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाओ, इसको दोबारा से रन करेगा तीनों फॉर्मेट में, सिलेक्शन कमेटी से रिक्वेस्ट तीनों फॉर्मेट में। नहीं, सिलेक्शन कमेटी खुद ही बनाएगी, वही बनाएगी और ना। सिलेक्शन कमेटी खुद बनाएगी इसको तीनों फॉर्मेट का कप्तान भाई, इसको खुद बनाएगी। वो खुद बोलेंगे कि भाईजान इसी को कप्तान बना दो, क्योंकि इसके कप्तान बनने के बाद ये रन्स करना शुरू हो गया है। मैं अभी की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो क्रिकेट की तरह रंग नहीं बदलता, मैं तो 4 साल से उसकी सपोर्ट कर रहा हूं। और जिस दिन से हटाया था मैंने उसी दिन से बोला था ये दोबारा बनेगा तीनों फॉर्मेट का कप्तान। आपको याद है या नहीं है? एक फॉर्मेट का बन गया, इंशाल्लाह T20 का भी बनेगा, उसके बाद कुछ अरसे बाद वनडे का भी बन जाएगा। और ये पाकिस्तान है, कुछ अरसे के बाद क्या ये फौरन भी कप्तान बन सकता है, तीनों फॉर्मेट का ये कप्तान बनेगा। और एक और चीज बता दूं, इसने अगर आज 100 कर दिया तो टांगे कांपने लग जाएंगी हेटर्स की कि यार ये दोबारा से पावरफुल कैप्टन ना कहीं बनने लग जाए। जिस चक्कर में पूरा एजेंडा चलाया गया था उसको कप्तानी से हटाने के लिए, फिर उसके बाद स्ट्राइक रेट का ड्रामा, फिर सब कुछ, सब चीजें साइड पे हो गई हैं। जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी होती है देनी होती है। स्ट्राइक रेट भी साइड पे हो गया, वही लोग बोलने लगे नहीं यार बाबर को टीम में होना चाहिए, तो कहां गया स्ट्राइक रेट? ठीक है, जिन्होंने इनको कप्तानी से हटाया था, जिन्होंने गलत फैसले किए थे, आपके क्रिकेटर्स ने गलत फैसले किए थे, अब वही लोग बीच में आके काम कर रहे हैं। कौन से कोई आगे पीछे के लोग हैं, ठीक है, वही लोग अब कहते हैं कि यार इसको कप्तान भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान जीतता है और अगर बाबर 100 भी करता है और इंग्लैंड में बेहतर परफॉर्मेंस हो गई, तो बाबर आजम तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनेगा और वो आपको दोबारा से स्ट्रॉन्ग कप्तान बन के दिखाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, इस दफा अगर ये तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना ना, इसको कोई भी नहीं हटा सकता। सोचना भी मत इसको हटाने का, आपकी टीम फिर नीचे चली जाएगी। सोचना भी मत, ये तो सोचना भी मत इसको कप्तानी से हटाने का, क्योंकि इसकी ये टीम लेके भी चलता है, ठीक है, ये इसकी अपनी परफॉर्मेंस भी है, ये टीम बनाने की भी कोशिश करता है। ये सब झूठ था जो कहते थे कि ये बनाता नहीं है, ये पावरफुल कप्तान है, अपनी मर्जियों से चलता है, ये सब कुछ चलता है। ठीक है, ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा था। ठीक है, इसके होते हुए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त आपकी टीम का सबसे टॉप का प्लेयर ही यही है। तो अब्बास को ड्रॉप करने में भी इनका नहीं जिम्मेदारी नहीं, वो तो मैं आपसे कल परसों बात कर तो वो क्यों नहीं लेंगे? नहीं, क्यों? पावरफुल कप्तान है भाई। नहीं, पावरफुल कप्तान अभी तो नहीं है। अरे अभी तो आपने कहा अब नहीं, मैंने बोला 100 करेगा, फिर इंग्लैंड की सीरीज अगर अच्छी खेल गया तो उसके बाद ये पावरफुल कप्तान बनना शुरू होने की बातें हो रही थी। नहीं, तो उससे पहले तो ट्रायल पर है सीरीज। देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, मैंने कल भी बोला था, कप्तान से ज्यादा मैं ब्लेम दूंगा सरफराज को और असद शफीक को, क्योंकि वो सिलेक्टर हैं। तो आपने कल कह दिया वो सिलेक्टर हैं, तो कप्तान के ऊपर इतनी जिम्मेदारी थोड़ी आती है। नदीम भाई, तवील गुफ्तगू की तनवीर ने, और आपकी राय क्या है? बाबर को कप्तानी लेनी चाहिए थी, कप्तानी उसको सूट करती है, कप्तानी में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? कप्तानी तो देखे, ये आप रिफ्यूज तो कर नहीं सकते। अगर आपको देखे एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है और आप टीम में खेल रहे हो, तो जिसको भी अगर पीसीबी कभी भी किसी को भी ऑफर करता है उसको लेनी चाहिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आप इस जिम्मेदारी को ले सकते हैं। तो ना करने का तो सवाल होता नहीं है। कुछ लोग ना करते हैं, वो मेरी समझ से बाहर है, डरपोक लोग बहुत सारे लोग ना कर देते ना। खैर, तो बात ये कि बहुत सारे लोग ना नहीं करते और एक से ज़्यादा जॉब्स करते हैं। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस भी होते हैं, सिलेक्टर भी होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ दूसरी जिम्मेदारियां भी करते हैं। सारे लोग ना नहीं करते नदीम भाई। नहीं, सारे नहीं करते, बहुत सारे लोग कर देते। मैं तो कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो
असल में काफी लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, काफी जिम्मेदारियां एक साथ हैं लोगों के पास। मैं खुद भी खैर करता रहा हूँ, दोनों डायरेक्टर डोमेस्टिक और डायरेक्टर एकेडमीज। काम बहुत ज्यादा होता है, आज से बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो असल में मेरी फैमिली इंग्लैंड में थी, मैं पाकिस्तान में था, तो मैं तो रात को 8 और 9 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता था, जो भी काम है करते रहते थे। इवन छुट्टी के दिन भी ऑफिस में होते थे। बट बहुत मुश्किल होता है। और एक वक्त में बल्कि एक मीटिंग खास तौर पे हुई थी कि मेरी जिम्मेदारियां कम की जाएं कि क्योंकि मैं जो है ड्रेन ही ना हो जाऊं तो वो क्रिकेट बोर्ड वालों ने बड़ी मेरे लिए वो की थी कि जो है इसकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम करो, क्योंकि ये इतना काम करने से तबीयत ही ना खराब हो जाए। तो ये होता है, वो मुश्किल होता है। अभी जो लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। आप समझते हैं कि सिलेक्शन इज अ पार्ट टाइम जॉब? ये सिलेक्ट आकिब जावेद कह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। देखिए, आकिब की अपनी राय है। मेरे हिसाब से सिलेक्शन जो है पार्ट टाइम जॉब नहीं है। मैंने भी थोड़े अरसे की है, बड़ा मुश्किल होता है। आसिफ, आपको देखिए, या तो आप जस्टिस करें ना जॉब के साथ, या आप जॉब सिर्फ करें। जस्टिस ये होता है कि आप जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, जिन जिन लोगों की सिलेक्शन आपके पास आती है उनको लाइव क्रिकेट खेलते हुए देखें, आप टाइम लगाएं उस पर, उनकी परफॉर्मेंस को आप करीब से देखें। सिवाय इसके जो पेपर पे परफॉर्मेंस आ जाती है, उससे आपको सही जो है उसकी पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं होती कि किस तरीके से, किस कंडीशन में, कहाँ पे क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से रन बनाए, क्योंकि ये सब कुछ आपने देखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है अपना आसिफ, कि आप ये ना देखें सेंचुरी, आप देखें सेंचुरी बनाई कैसे है, किसके अगेंस्ट बनाई है, क्या सिचुएशन थी, कितने विकेटें गिरी हुई थी, क्या पिच की कंडीशन थी। यही तो इम्पोर्टेंट होता है। ये टेम्परामेंट, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीज चलती है। ऐसे तो हमने भी आउट किए हैं आज से 500, तो 2 ही मैच खेले ना, हम इस काबिल नहीं थे ना। तो वो टेम्परामेंट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप देखेंगे नहीं ना जाके खुद कि किस तरह और कैसे करे, कैसी बॉलिंग हो रही थी, क्योंकि देखिए अब बॉलर एक अच्छी बॉलिंग करा रहा है, आप बीट होते रहे, सरवाइव कर गए, बहुत हिट एंड मिस चीजें चलती रही, 1-2 एजेस भी लग गए, चलो एजेस कैच ये वो, तो फिर भी आप रिपोर्ट हो जाते हैं। बट बीट कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से आप बच गए और बाद में आपने सेंचुरी बना ली, तो ठीक है ना। तो वो सेंचुरी या कैचेस छूट रहे, मतलब आपने शॉट इधर मार रहे हैं, जा उधर रहा है, ये तो आपको नहीं नजर आता ना स्कोर कार्ड में। ठीक है। तो असल चीज है कि आपको अगर करते हैं, जो भी आप काम करें, उसमें जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस उस जॉब के साथ करें, वरना आप ना करें, वो जो क्योंकि सिलेक्शन फिर कमेटी ने उसका कहा था नुकसान होना कि शुरू हो सिलेक्शन जाएगा। होगी, तो उसको नदीम भाई ने रद्द कर दिया, जो आप हमेशा से कहते हैं। देखिए भाई, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये डेटाबेस सिलेक्शन ये कुछ प्लेयर्स के लिए होती है सिर्फ। अगर मुझे कोई बोले ना कि यार डेटा बेस सिलेक्शन करनी है, तो मैं उस लड़के को नहीं देखूंगा ग्राउंड में जाके जिसके 6 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, 7 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, जिसके 6-6, 7-7 हज़ार रन है। कुछ प्लेयर आ जाते हैं ना पाकिस्तान टीम के अंदर जिसने 7 साल क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास खेली हो, जिसने 8 साल खेली हो। जब इस किस्म के प्लेयर्स आप लाने की कोशिश करते हैं ना, तो भाई उसके 7-8 सीजन के अंदर डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उसको रन्स होते हैं। मेरी नज़र में मैं उसको इतना वॉच नहीं करूंगा, क्योंकि एकदम से एज अ क्रिकेटर क्लिक कर जाऊंगा कि नहीं यार, इसने फ्लैट विकेट पे भी रन्स किए होंगे, इसने घास विकेट पे भी रन किए होंगे, इसने मुश्किल कंडीशंस पे भी रन किए होंगे, इसने स्पिनर्स पे भी रन्स किए होंगे, इसने तगड़ी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट भी रन्स किए हुए होंगे। प्रॉब्लम्स वहां पे होती है जो आजकल हमारे सिस्टम में चल रहा है। इस सिस्टम में भी, इससे पहले भी एक सीजन में 1400 रन होते हैं, 1200 रन, अनु खटा दो जी, पाकिस्तान खटा दो। आप एक 1200-1400 रन किसी एक बंदे ने सीजन में किए हो, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये बच्चा अगले सीजन 600 भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अगले सीजन अनफिट होगा, पैर चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या मसले मसाइल हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जिस लड़के ने 1400 रन किए ना, अगर मैं सिलेक्टर हूं, मेरे हाथ में जिसने 1400 रन किए, मैं अपने स्काउट्स को ये बोलूंगा या अपने सिलेक्टर्स को ये बोलूंगा, ये बच्चा है, इसको नेक्स्ट सीजन में और वॉच करें जाके, ये नेक्स्ट सीजन में क्या करता है। क्या नेक्स्ट सीजन में ऐसे ही पैर चलते हैं इसके? क्या नेक्स्ट सीजन में 1400 नहीं, मुझे 1400 नहीं चाहिए, क्या ये नेक्स्ट सीजन में 800 रन भी कर देगा? ठीक है, फिर मैं बोलूंगा कि यार इसको 2-3 सीजन देखो, क्या कंसिस्टेंट ये 2-3 सीजन ये रन्स कर रहा है। अगर 2-3-4 सीजन ये कंसिस्टेंट रन्स करेगा, भाई मैं इधर सिर्फ कैपे बांटने के लिए नहीं देखूंगा,
मैं उसको पक्का करूंगा कि यार ये अच्छा प्लेयर है, 3-4 सीजन इसको देखा है। ये मैं एक प्लेयर की मिसाल दे रहा हूं, हम बहुत से प्लेयर इस तरह वॉच करेंगे जिसमें बॉलर्स भी होंगे। अगर किसी बॉलर ने एक सीजन 50 आउट किए हैं तो मैं उसको पाकिस्तान नहीं खिलाऊंगा। ये डोमेस्टिक क्रिकेट की खामियों पर बात हो रही थी। नदीम खान साहब मौजूद हैं, तनवीर अहमद भी मौजूद हैं। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ और बातें डिस्कस करने के लिए। पॉइंट में खुश आमदेद। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान की टीम तो बैटिंग कर रही है, 266 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने बना लिया और 78 रन अब भी दूरी पर है वेस्ट इंडीज़ के पहले इनिंग के स्कोर 344 रन से। अब आज एक खबर आई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैटिंग कोच अपना अपॉइंट कर लिया है रेड बॉल और वाइट बॉल के लिए। उनका नाम है माइकल स्मिथ। इनकी तस्वीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज दी थी वो नहीं शाया की, तो उनकी तस्वीर जो मुझे मिली थी वो मैं चला नहीं रहा हूँ बावजूद, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं इनको जानता नहीं हूँ। ये मुल्तान सुल्तान के साथ भी काम किया, कराची किंग्स के साथ भी काम किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी काम किया, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने डोमेस्टिक टीम्स के साथ काम किया। उसके अलावा भी इनका तजुर्बा है, साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने डोमेस्टिक टीम्स के साथ काम किया। 7000 के करीब इन्होंने रन बनाए हुए हैं फर्स्ट क्लास में। नदीम भाई, आप क्या जानते हैं इनको, या कैसा आप ये देख रहे हैं फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? मैं पर्सनली तो नहीं जानता इनको, और कल मैं देख भी रहा था, मुझे नहीं पता कि इतनी फ्रेंचाइज के साथ काम किया, बट मैं फ्रेंचाइज स्पेशली इन PSL मैं काम करता रहा हूँ। यहाँ पे कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता बैटिंग कोच का या बॉलिंग कोच का। मैं तो समझता हूँ कि ये एक्स्ट्रा लोग रखते हैं, क्योंकि आप इन बिटवीन कोई टाइम नहीं होता कि आप बैटिंग पे किसी की काम कर सकें। जो बैटिंग स्ट्रेटेजी या बॉलिंग स्ट्रेटेजी वो आपका डेटा एनालिस्ट और ये हेड कोच मिलके बना ही लेते हैं, तो कोई इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो वहां पे कोई ऐसा रोल नहीं है कि जिसपे हम कह सकें कि जी इन फ्रेंचाइज के साथ काम किया है तो ये बड़े अच्छे कोच होंगे। मे भी होगा अच्छा कोच, क्योंकि मैं तो पर्सनली नहीं जानता हूँ। लेवल 4 है तो लेवल 4 कोच होना तो बड़ी बात होती है, बट मैं पर्सनली नहीं जानता। लेकिन और मैं इस पे एनालाइज भी नहीं कर सकता कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि PSL में, क्योंकि PSL में मैंने रह के देखा है कि वहां पे किसी भी कोच के पास टाइम नहीं होता कि वो प्लेयर के साथ काम कर सके। बहुत कम टाइम होता है, बिल्कुल बैक टू बैक मैचेस होते हैं, और टूर्नामेंट से पहले भी जैसे IPL वगैरह में बड़े लंबे लंबे कैंप्स लगे होते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं होता कुछ भी, वो पूरे साल काम कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर। यहाँ तो PSL में नहीं होता, तो आप इस पे एनालाइज नहीं कर सकते कि वो कितना अच्छा कोच है। ठीक है, आप बताएं भाई तनवीर साहब, आप बैटिंग कोच क्या पाकिस्तान में नहीं है या अप्लाई नहीं किया? अप्लाई तो किया होगा खैर। क्यों नहीं है बैटिंग कोच पाकिस्तान में? क्यों नहीं है? आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर नहीं है? डोमेस्टिक टॉप क्रिकेट की में डोमेस्टिक टीम्स हैं, उनके कोचेस को देख लें। नहीं, सियालकोट है, पेशावर है, कराची है, तो बैटिंग कोचेज नहीं है यहाँ पे, सब में है। फिर तो जब आपके पास नाम इसलिए नहीं लेने के फिर वो देखिए लगेगा मसला कि पता हम क्या होता है, फेवर नाम लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, वो ये समझते हैं कि यार ये लगता पहले से तय करके बैठे हुए थे, इस लड़के का नाम ले लें। ठीक है, या तो हम हमारे साथ बहुत लोग खेले हुए हैं, अगर हम किसी का नाम ले लें वो 100% मैसेज आ जाएगा किसी का, यार तूने हमारा नाम नहीं लिया, तूने उसका ले लिया। तो भाई ये बड़े मसले मसाइल है। तो बात ये है कि एक बहुत एक्सपीरियंस जो बैटिंग कोचेज़ हैं वो डोमेस्टिक टीम के साथ लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे बैटिंग कोचेज़ हैं। और एक चीज़ मैं अपने क्रिकेटर्स की चीज़ें भी देख रहा हूँ, वो अपने जो है ना वो चीज़ों को शिफ्ट करते जा रहे हैं। अगर वो बैटिंग कोच है वो हेड कोच बन रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सब ये क्यों ये चीज़ें सोच रहे हैं कि आपने सारी ज़िंदगी बैटिंग की तो आप हेड कोच भी बन रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मैं इजाज़ जूनियर की बात कर लूँ, वो हेड कोच बन जाते हैं, ज़हूर इलाही है वो हेड कोच बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा और लोग भी हैं वो हेड कोच की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो सारी ज़िंदगी अगर सब ने बैटिंग कोच की है, शायद अनवर की मैं बात कर लूँ, वो हेड कोच बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सारी ज़िंदगी बैटिंग की
तो आप हेड कोच का फैसला आप लोग क्यों सारे कर रहे हैं? क्या इस वजह से हेड कोच का फैसला कर रहे हैं कि यार हेड कोच की जॉब आगे आसानी मिल जाएगी, या पाकिस्तान में अगर हम हेड कोच बने तो हम पाकिस्तान टीम के भी हेड कोच बन सकते हैं, या हम हेड कोच के साथ साथ हम बैटिंग की भी टिप्स देते रहेंगे, बैट्समैन की इतनी ज़रूरत नहीं होगी? अगर आप लोग सारी ज़िंदगी बैटिंग की, तो अगर आप सिर्फ टिप्स दें बैटिंग की, या एज अ कंसल्टेंट बैटिंग कोच कहीं भी जाके लग सकते हैं, आप किसी भी जगह लग सकते हैं, तो उससे फिर सबको जो है वो फ़ायदा भी हो सकता है। इस तरीके से हमारे कितने बैट्समैन जो हैं, जो पाकिस्तान टीम में बैटिंग कोच जा सकते थे, वो तो हेड कोच बने हुए सारे, वो हेड कोचिंग की तरफ चले गए हैं। लेकिन बात सीधी ये है कि एक चीज़ तो हमें तय करनी पड़ेगी कि क्या हम एक तरफ हमारा हेड कोच बगैर कोचिंग, बगैर एक्सपीरियंस के, बैटिंग कोच असद शफीक बगैर एक्सपीरियंस के हम लेके आते हैं, तो उसने कोचिंग कोर्सेज किए हुए, तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अगर इंटर शफीक और सरफराज तो इंटरम है। मैं यही कहने लगा था। देखिए ये मेरी बात हमेशा याद रखें, पाकिस्तान टीम के अंदर टॉप लेवल के ऊपर कभी भी इंटरम, किस्तों पे लेके आ जाओ, आसरे पे रख लो, चांस पे रख लो, रख लेंगे, देख लेंगे, भाई ये टॉप लेवल पे ये चीज़ें नहीं चलती हैं, टॉप लेवल पे नहीं चलती हैं। टॉप का मतलब ये होता है आपके टॉप क्लास एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे कोचेस का हेड कोच नहीं आया, तो ये किसकी गलती है? एक साल से किसकी गलती है? हमने सरफराज को लगा के हम चुप करके बैठ गए हैं, बस हम चुप करके बैठ गए हैं, बस खत्म होगी बात कि यार देखी जाएगी जी, आ जाएगा कोई किसी ने सीवी हमें दे दी, किसी ने हमें फोन कर दिया तो हम रख लेंगे। भाई इंटरम हेड कोच आप लोगों को समझना चाहिए, आपकी पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है कि हम बगैर कोचिस के चला रहे हैं, इंटरम हेड कोच चला रहे हैं, 4-4 नौकरियां कर रहे हैं, हम उनको चलाई जा रहे हैं। नदीम भाई आपसे आखिरी सवाल, ये इंटरम सेटअप ही चल रहा है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ, खासकर इनके हेड कोचेस नहीं आ सके, अब बैटिंग कोच तो आ गया है, लेकिन ये क्या सिलसिला है? आप क्योंकि बाहर ज़्यादा होते हैं, अभी भी आप इंग्लैंड में, इस हवाले से कुछ लोग बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि इनके यहाँ तो कोई मुस्तकिल सेटअप ही नहीं है कोचिस के हवाले से? देखिए, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ चलाने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे यही बात होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट वेरी इनकंसिस्टेंट, चाहे वो परफॉर्मेंस से लेके और अपॉइंटमेंट्स तक, चाहे इवन टॉप अपॉइंटमेंट्स भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ होती है। और उसका देखिए, हर कोई जो भी आता है ना, मैं किसी की नीयत पे या किसी की काम पे वो नहीं शक करता, या ना मैं समझता हूँ हर कोई अपने लिए तो बेहतर ही करने की कोशिश करता है, बट क्योंकि इतनी चेंजेस होती है कि उसका इम्पैक्ट जो है ना आपकी टीम पे ऊपर आता है। तो तनवीर की बात से मैं एग्री करता हूँ कि इसको हमें परमानेंटली इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टेस्ट टीम परफॉर्मेंस देगी, तो परफॉर्मेंस अगर आप इनकंसिस्टेंसी रहेगी, देखे जो भी कोच आएगा, जो भी स्टाफ होगा, हर कोई अपने तरीके से काम करेगा, वो बेहतर ही करने की कोशिश करेगा, बट वो डिफरेंट होगा दूसरे से। तो कोई आप कंसिस्टेंसी अगर हम रखे जो स्टाफ है कि भाई 4 साल 5 साल के लिए, तो प्लेयर्स को भी क्लैरिटी होगी। तो जब इनकंसिस्टेंसी होती है तो उसमें मसाइल आते हैं। तो मैं अग्री करता हूँ कि परमानेंटली हमें सोल्यूशन इसका निकालना होगा, वरना आप एक्सपेक्ट ना करें बार बार कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और मुसलसल परफॉर्म करेगी। ठीक है नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए किसी प्रोग्राम में आपको हम फिर ज़हमत देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ तमाम मौज़ूआत पर बात की। तनवीर, थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, अभी मैं अखबार पढ़ रहा था सुबह, तो उसमें खबर लगी कि गौतम गंभीर के ख़िलाफ़ सीनियर प्लेयर्स ने शिकायत कर दी किसी से, मतलब खबर है पाकिस्तान के बड़े अखबार में, शिकायत की कि ये अपनी चलाते हैं, लड़कों को इज्जत नहीं देते। मैं श्रीलंका, मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ। नहीं, मैंने ये कहा, सुने मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ। आप रिजेक्ट कर दें, क्योंकि जिस दिन ये पहले दिन बना था, मैंने बोला था इसको फारिग इसीलिए कहा कि फर्स्ट डे से आप कह रहे हैं, हालांकि उसके अंदर आप वर्ल्ड कप भी जीते, लेकिन वो श्रीलंका जाएगा तो वो दौरा उसके मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मैं बंदे को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ, उसके एटीट्यूड, उसके तरीक़ेकार। किसकी बात कर रहे हैं? मैं बंदे को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ, उसके एटीट्यूड, जनरल उसके एटीट्यूड से, उसके बोलचाल से, उसके तरीक़ेकार से। ठीक है, ये लोग बेवकूफ़ होते जो कहते हैं इसको समझ नहीं सके, उसको समझ नहीं सके। हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ जाते हैं। ठीक है, चाहे हमारे अपने लोग हैं, चाहे गौतम गंभीर है। मैंने पहले दिन बोला था कि ये जिस दिन आएगा टीम बर्बाद कर देगा। मैं तो उसके साथ उठता बैठता तो नहीं हूँ ना, या मेरी को उसकी मेरी नहीं उठता बैठता, मतलब जिस तरह साथ उठना बैठना, यारी दोस्ती, ये सब मेरी को इसके साथ थोड़ी है। लेकिन मैं उसके
लोगों से या उसके जो अपने क्रिकेटर जिस तरह उसके एटीट्यूड के बारे में बात करते थे, उसको गुस्सा, ये चीज़ें फलाना, गुस्सा तो चलो आम आदमी को भी आता रहता है, उसके बावजूद बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नज़र आता था कि यार ये टीम नहीं चल सकती, और उसने टीम बर्बाद कर दी। और अगर ये सच्ची खबर है तो भाई एंड में ये होना ही यही था। और ये भी आपको बता दूं, अब ये फारिग होने वाला है जल्दी कोचिंग से। चलें ठीक है, और अगर हो गया तो फिर हम आपको कहेंगे कि यार आपने एक और बात की, वो सच हो गई। तो मैं 4 साल से जो बातें कर रहा हूं तो हर चीज़ तो सही बोल हो रही है, हर चीज़ तो होती जा रही है। बहुत सारी बातें हैं वो मैं बता दूंगा, ऑन कैमरा नहीं बता रहा, अभी टाइम लेकिन जो मेरे अगले प्रोग्राम जो मेरी बातें है ना, ये उसके क्लिप नहीं चलाते ना, ये बताते हैं जो इनकी मर्जी की बात होती है फौरन कहते थे आपने तो ये बोला था। स्टार आप हैं, मैं तो साइड हीरो हूँ। आप स्टार आप तो अपनी फील्ड के ब्रायन लारा हैं। यस, आई एम द ब्रायन लारा। आपका शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया, नदीम खान का शुक्रिया, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।